तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश और आप देखना शुरू कर चुके हैं सिलेक्शन गाइडर। और इस श्रृंखला में हम लोगों की जो कैप्सूल्स है ना, वो फिर से वापस आ गई हैं। जी हाँ दोस्तों, पहले भी हम लोगों ने कुछ कैप्सूल्स के माध्यम से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया था, उन्हीं को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और उसे अब हम लोग पॉलिटी मेंस के लिए यूज़ करेंगे। उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती का अगला जो हमारा टारगेट है, आपको भी पता है, पॉलिटिकल साइंस से हम लोग एक तरह से पीजीटी एग्जामिनेशन की, लेक्चरर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। उसी क्रम में जो आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको पढ़ने का कुछ एक अलग ही प्रकार का हमने तरीका आपके लिए निकाला है। अरस्तु आज का हमारा टॉपिक है। इसी तरीके से अलग अलग प्रकार के विचारक हम लोग यहाँ पर कवर करने की, यहाँ पर हर दिन आपको एक रिकॉर्डेड वीडियो जरूर मिलेगा। उसमें हम लोग एक विचारक को अच्छे से कवर करेंगे। अब इसमें जो हमारा मेथड रहने वाला है उसमें हम लोग 100 वन लाइनर्स का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब आप पूछेंगे कैसे, किस तरीके से उनका अरेंजमेंट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर हर 100 वन लाइनर को हम लोग हेडिंग वाइज यहाँ पर पढ़ते चले जाएंगे, जैसे कि अरस्तु के राजनीतिक विचार, अरस्तु के न्याय से संबंधित विचार, अरस्तु के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें जाननी चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर अरस्तु का क्या क्या योगदान रहा है, उनकी कौन कौन सी किताबें रही हैं, मतलब जितना भी मोटा मोटा एक इस टॉपिक अरस्तु से पूछा जा सकता है वो सब कुछ आपको इस कैप्सूल में देखने को मिलेगा। तो एक बार की ये दवाई डेली आप लोगों को मिलेगी और उसके माध्यम से आप लोगों का कंप्लीट टॉपिक यहाँ पर कवर हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला आज का हमारा ये कैप्सूल है और इसमें हम लोग अरस्तु को खत्म करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले 100 महत्वपूर्ण तथ्य रहेंगे, वन लाइनर यहाँ पर फॉर्मेट रहने वाला है और एक एक फैक्ट को आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ते चले जाना है। देखिए, सबसे पहले आपके पास में आता है, अगर मान लीजिए विचारक को पढ़ने का जो सबसे बढ़िया तरीका होता है तो आपको जानना होता है कि उनका परिवेश क्या था। ठीक है, किस तरह के वातावरण में वो लोग जन्मे थे, किस तरीके के वातावरण में वो लोग बड़े हुए थे, क्योंकि इंसान के जो विचार होते हैं वो उसके पर्यावरण से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं अरस्तु का जीवन परिचय। क्या अरस्तु का जीवन परिचय, क्या इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप लोगों को क्रमबद्ध तरीके से देखने को मिलेंगी। जैसे कि इनका जो जन्म होता है वो 384 बीसी है ना, 384 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म ग्रीस में होता है। ग्रीस में कहां पर, स्टेगिरा में इनका जन्म होता है। ये आपको याद रखना है, पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पता है क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछ लेगा आपको, कई सारे विचारक दे देगा, उनको आपको कालानुक्रम याद आ रहा है ना, प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने किया था, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कालानुक्रम में अरेंज किए थे, वही कालानुक्रम में अरेंज करने को दे देगा। सुकरात दे देगा, अरस्तु दे देगा, प्लेटो दे देगा और आप परेशान हो जाएंगे कि भाई कौन पहले कौन बाद। तो उनका डेट ऑफ बर्थ आपको कम से कम पता होना चाहिए और ईस्वी पूर्व है या ईस्वी में है, कम से कम इतना आइडिया जरूर रखिए, है ना, याद रखेंगे ये 384 ईस्वी पूर्व में है। अब देखिए, उसके बाद में अगला जो पॉइंट आता है ये प्लेटो के शिष्य अरस्तु जो हैं वो प्लेटो के, है ना, हम लोग ऐसा एक हायरार्की जो बनती है उसमें सबसे ऊपर आ जाते हैं सुकरात। कौन आ जाते हैं, सुकरात आ जाते हैं। उसके नीचे अगर हम लोग देखेंगे तो क्या आ जाता है, प्लेट, है ना, क्या आ जाता है, प्लेट मतलब प्लेटो, है ना, प्लेटो हो जाएंगे। तो उसके बाद में अगला जो नंबर आता है वो अरस्तु का आता है। किसका आता है, अरस्तु का अगला नंबर आता है। तो ये इस तरीके से क्रम है। सुकरात का कुछ भी लिखा हुआ ज्ञान हमारे पास में अवेलेबल नहीं है, इनसे संबंधित भी हम लोग 100 वन लाइनर करेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि इनके बारे में कुछ लिखा नहीं है, इनके शिष्यों के द्वारा इनके विचारों की व्याख्या करी गई है। शिष्य प्रमुख कौन है, प्लेटो हैं, प्लेटो के द्वारा इनके विचारों की व्याख्या करी गई और उन विचारों को हम लोग सुकरात के विचारों के रूप में याद करते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके बाद में प्लेटो और जो है प्लेटो यहाँ पर ये प्लेटो के शिष्य रहेंगे और साथ साथ में ये अरस्तु जो हैं ये सिकंदर के महान गुरु, कौन, सिकंदर के महान गुरु रहेंगे। ये भी आपको याद रखना है, सिकंदर जो एक तरह से इच्छा रखता था कि पूरी दुनिया पर ये शासन करेगा, उनके ये गुरु के रूप में माने जाएंगे। उसके बाद में अरस्तु ने एथेंस में लाइसियम, है ना, नामक एक विद्यालय की स्थापना, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है ना, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इन्होंने ये स्थापना कहां पर की। तो लाइसियम में इन्होंने स्थापना करी है, ये आपको याद रखना है, कहां पर, लाइसियम में इन्होंने स्थापना करी। उसके बाद देखिए अगला जो हमारा पॉइंट आता है कि उन्होंने अपने शिक्षण के लिए, है ना, एक इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इन्होंने पेरिपेटिकिट,
है ना, इन्होंने जो है वो एक शिक्षण पद्धति मतलब चलते फिरते पढ़ाने की जो शैली है वो इन्होंने बताई थी, मतलब पैरापेटेटिक ये शैली इनके द्वारा ही विकसित करी गई थी। शिक्षण कार्य के लिए इनका ये योगदान सराहनीय माना जाता है। इनकी मृत्यु जो होती है वो 322 ईस्वी पूर्व में हो जाती है। 62 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु होती है। आपको ये तो पता है कि ईस्वी पूर्व जो है वो हमारा घटते क्रम में बढ़ता है और जो ईस्वी है वो हमारा बढ़ते क्रम में बढ़ता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 322 है तो 322 जो है वो 384 से बड़ा होगा। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अरस्तु का एक और इंपॉर्टेंट जो चीज है वो यथार्थवाद के जनक, है ना। इन्होंने चीजों को रियली, है ना, जो चीजें इनके सामने तटस्थ रूप से या मूर्त रूप से जो प्रेजेंट हैं उनको ये मानने की बात करते हैं। मतलब ये रियलिस्टी या रियलिटी में रहना चाहते हैं। ये कोई भावना, यहाँ पर कोई दार्शनिक विचार नहीं है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भगवान या कुछ वैसा कोई विचार नहीं है। इन्होंने कहा कि भाई जो हमें सामने दिख रहा है हम उसको मानेंगे। सिंपल सी बात, इन्होंने यथार्थवादी ये कहे जाते हैं और रियलिज्म के ये फादर भी कहे जाते हैं। ठीक है, इन्होंने तर्कशास्त्र मतलब जैसे ही यथार्थ आएगा, जैसे ही रियलिटी पर आप आएंगे तुरंत ही लॉजिक उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, है ना। तर्कशास्त्र के भी ये जनक माने जाते हैं। ये भी क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद में अरस्तु का ये मानना था कि मनुष्य एक सोशल एनिमल, बहुत फेमस सा एक स्टेटमेंट है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। बहुत बार ये भी पूछा गया। मकदूनिया के राजा जो है वो फिलिप द्वितीय, है ना। फिलिप द्वितीय के दरबारी शिक्षक भी अरस्तु रहे थे मकदूनिया के राजा के। ठीक है, इन्होंने अपने प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान भी देने का काम किया। ऐसा नहीं कि केवल ये एक तरह से शिक्षक या फिर एक तरह से मोटिवेटर, इन्होंने प्रकृति से भी ये जुड़े रहे और साथ साथ में समाज में जो बुराइयां हैं उनको भी इन्होंने दूर करने का प्रयास, हर संभव प्रयास किया था। ठीक है, अरस्तु के अगर दर्शन की बात करें, देखिए अभी हम लोगों ने परिचय देख लिया। अब परिचय के बाद में जो अगला इंपॉर्टेंट आता है ना वो उनका दर्शन हो जाता है। अब दर्शन, अरस्तु ने क्या दर्शन दिया, यहां पर देखिए इन्होंने आदर्श रूप, है ना, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स के सिद्धांत का इन्होंने खंडन किया था। प्लेटो का जो आदर्शवाद का सिद्धांत था, जहां पर राजा पूरी तरह से दार्शनिक है, जहां पर आदर्शवाद पूरी तरह से मतलब एक आइडियल स्टेट वहां पर पूरी तरह से बना हुआ है, उस चीज का इन्होंने खंडन किया। उन्होंने कारणवाद, इन्होंने कॉज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी, प्रतिपादित किया। वही बात है ना, ये लोग रियलिटी को बात कर रहे थे, वहां पर जो थ्योरीज थी ना प्लेटो की, उनका इसने खंडन करके क्या किया, इन्होंने इसका खंडन करके कारण पर थोड़ा सा बोध जो है वो कॉज पर, रीजन क्या है इसके पीछे, उस पर यहां पर इन्होंने जोर देने का काम किया था। ठीक है, उनके अनुसार हर चीज चार कारण, हर चीज के जो चार कारण है वो बहुत प्रसिद्ध ये वाला एक लाइन है ना। इन्होंने चार कारण हर चीज के बताए। जैसे कि कुछ कोई भी चीज अगर हो रही है तो उसके पीछे भौतिक कारण होगा, भौतिक जरूरतें जैसे आपकी भी होती हैं वैसे ही कुछ भौतिक जरूरतें। उसके बाद में कुछ चीज आप कर रहे हैं वो औपचारिकता के आधार पर या फिर एक तरह से ऑफिशियली या फिर आप उसे एक तरह से संस्कार या उसके आधार पर कर रहे हैं, औपचारिकता के आधार पर आप कर रहे हैं, वो यहां पर किया जाएगा। वो या दूसरा कारण इन्होंने, कोई भी चीज अगर होगी या तो भौतिक रूप से होगी या औपचारिकता के आधार पर होगी। उसके बाद में क्रियाशीलता, है ना, यहां पर क्रियाशीलता भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कॉज होगा जिसकी वजह से कोई चीज हो रही होगी। या फिर लास्ट में अंतिम बचता है, अंतिम एकमात्र लास्ट में कारण क्या है कि ये विकल्प है, इसके बाद में कोई भी विकल्प नहीं है, लास्ट ऑप्शन उसे माना जाएगा। तो अरस्तु ने यहां पर हर चीज के चार कारण बताए थे। ठीक है, भौतिक कारण हो गया, राजनीतिक कारण हो गया, क्रियाशीलता हो गया और साथ साथ में अंतिम कारण भी हो जाता है। अरस्तु ने बहुत इंपॉर्टेंट है गोल्डन मीन का थ्योरी। इन्होंने कहा अगर आप बीच का रास्ता अपनाते हैं ना, अगर आप बीच का रास्ता अपनाते हैं तो चीजें सुगम हो जाती हैं, बहुत ज्यादा आपको रिजिड नहीं होना पड़ता और बहुत ज्यादा आप लोगों को स्मूथ या सॉफ्ट भी नहीं होना पड़ता। एक बीच का रास्ता आप अपनाएंगे, गोल्डन मीन के आधार पर आप यहां पर चीजों को आसानी से हासिल कर सकते हैं। इन्होंने नैतिकता में व्यवहारिकता और यथार्थवाद पर, है ना, रियलिटी पर इन्होंने बल दिया था और बिहेवियर पर, है ना। एथिक्स में बहुत ज्यादा जो रोल होता है वो बिहेवियर और रियलिज्म। अगर आप रियलिटी में जी रहे हैं तो आपका बिहेवियर उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव रहेगा, लेकिन अगर आप मतलब एथिक्स आपके वहां पर हाई रहेंगे, अगर आप व्यवहारिक तौर पर ठीक ठाक जीवन जी रहे हैं और रियलिटी के साथ में जी रहे हैं तो एथिक्स की वैल्यू वहां पर भी हाई हो जाएंगी। अरस्तु का मानना था कि नैतिकता का आधार
आधार जो है वो वर्च्यू है, क्या है, सद्गुण है, वैल्यू नहीं, मूल्य नहीं, सद्गुण है, वर्च्यू है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उनके अनुसार जो खुशी है, जीवन का अंतिम जो लक्ष्य है, हम लोग किसके लिए काम कर रहे हैं, किसके लिए पढ़ रहे हैं, हर एक चीज का जो अंतिम अल्टीमेट जो एक तरह से लक्ष्य है वो ये है कि भाई हमें खुश रहना है ना। यही तो आप चाहते हैं ना, एक अच्छी सी सरकारी नौकरी हो जाए, उसके बाद सरकारी नौकरी के बाद में एक अच्छी सी जो है वो शादी हो जाए, शादी के बाद में हमारा जीवन सेटल हो जाए, है ना। इसी वजह से प्रवक्ता भर्ती के लिए आप लोग मेहनत कर रहे हैं, इसी वजह से बहुत सारी चीजों के लिए आप मेहनत कर रहे हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना होता है, ये यथार्थवाद है। जो भी आप चीजें कर रहे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं खुशी है, जो मेन उसके पीछे का मोटिवेशन है। आप चाहते हैं कि यार हमारा जीवन उतना दयनीय ना हो जैसे हमारे एंसेस्टर्स का रहा था, हमारे जीवन में खुशियां हो, उसके लिए हम लोग मेहनत करें, हम लोग अपने आज को परिवर्तित करें ताकि आगे आने वाला जो भविष्य है वो आसानी से हमारा बीत सके, अच्छे से हम लोग रह सकें, ठीक है। तो अंतिम जो लक्ष्य है इन्होंने क्या बताया, खुशी को इन्होंने अंतिम लक्ष्य बताया था। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए उन्होंने नैतिकता और व्यक्तिगत आचरण को समाज के कल्याण से जोड़ने का काम किया। अरस्तु ने दास्ता को प्राकृतिक व्यवस्था बताने का काम किया, है ना। इन्होंने कहा दास्ता जो है ना वो हमारे समाज में प्रकृति के द्वारा दी गई है, ठीक है। दास्ता की इसकी वजह से इनकी आलोचना भी होती है कि भाई दास्ता तो एक तरह से लोगों के द्वारा ही, जो कुरीतियां हैं बेसिकली, जितनी भी कुरीतियां हैं बेसिकली वो सारी की सारी लोगों के द्वारा ही तो डेवलप की गई हैं, लोगों के द्वारा ही तो समाज में बहुत सारे विकार आए हैं। हमारे जो ईश्वर हैं या फिर हमारे जो परमात्मा हैं उन्होंने तो समाज का निर्माण नहीं किया ना, लोगों ने आपसी समन्वय बनाते बनाते या बिगाड़ते बिगाड़ते उस समाज का निर्माण किया। वहां पर अगर किसी को दास्ता मिली है तो ये उस समाज की बहुत बड़ी गलती है, ना कि प्रकृति की गलती है। प्रकृति ने हमें स्वतंत्रता दी है, जीवन जीने का अधिकार दिया है, हमें एक समानता का अवसर प्रदान किया है, लेकिन यहां पर जो दास्ता है ये कॉन्सेप्ट कभी भी प्रकृति के द्वारा नहीं आएगा। इसकी वजह से अरस्तु की बहुत ज्यादा आलोचना होती है, ठीक है। संगठित तर्क यहां पर फॉर्मल लॉजिक के प्रवर्तक ये माने जाएंगे। और उसके बाद जो अगला आता है राजनीतिक दर्शन आता है, जहां पर राजनीतिक विज्ञान के जनक इन्हें कहा जाएगा, फादर ऑफ द पॉलिटिकल साइंस इन्हें कहा जाएगा। उन्होंने राजनीति मतलब एक तरह से पॉलिटिक्स नाम का इन्होंने ग्रंथ बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। राजनीतिक दर्शन में समझें तो इन्हें राजनीतिक विज्ञान का जनक शुरुआत इन्होंने ही की है। जितना भी राजनीति हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो देन किसकी है, वो अरस्तु की देन है। इसके भी ये जनक माने जाएंगे, ठीक है। तो जनक से क्वेश्चन बनते हैं और यथार्थवाद के जनक हो गए, बहुत सारी चीजों के अरस्तु जनक हैं। ऐसा नहीं है कि केवल पॉलिटिकल साइंस में भी, सोशल साइंस में भी, हर जगह पर अरस्तु का नाम आपको किसी ना किसी फॉर्म में देखने को मिल ही जाता है। विद्वता ही ऐसी है इनकी, ये इतने ज्यादा विद्वान हैं, इन्होंने हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ योगदान देने की हर संभव कोशिश की है, ठीक है। तो पॉलिटिक्स नाम का इनका ग्रंथ है जिसमें इन्होंने राजनीति से संबंधित विचारों को लिखा है। इन्होंने कहा कि सरकार के 3 प्रकार हैं, एक तो राजतंत्र है, एक अभिजात तंत्र है और एक हमारे पास में क्या है, एक हमारे पास में लोकतंत्र है, ठीक है। राजतंत्र, अभिजात तंत्र और लोकतंत्र, अभी इन पर आएंगे, अभी इन पर डिटेल में बात करेंगे, पहले थोड़ा सा इन्हें समझते चले जाते हैं। अरस्तु ने संवैधानिक जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है उसको इन्होंने सर्वोत्तम बताया है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर अगर कोई सरकार चल रही है तो वो निरंकुश नहीं हो पाएगी, उसमें बहुत सारी कमियां आपको देखने को मूलतः नहीं मिलती हैं, समानता नहीं मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद में लोकतंत्र को भीड़ तंत्र मानते हैं, मॉब रूल मानते हैं, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। मिश्रित सरकार, है ना, यहाँ पर क्या है, मिक्स्ड गवर्नमेंट की इन्होंने वकालत करने का काम किया और साथ साथ में राज्य का जो इंपॉर्टेंट है ये लाइन, है ना, राज्य का उद्देश्य नागरिकों की भलाई है, इस चीज को ये मानते थे। तो ये कहीं ना कहीं इनके विचार, अब अगर इससे रिलेटेड कोई भी अगर वाक्य पूछा गया, कोई कथन पूछा गया तो आप लगभग इसका आंसर कर पाएंगे। लोकतंत्र को भीड़ तंत्र मानने वाले अरस्तु, संवैधानिक सरकार को सर्वोत्तम मानने वाले अरस्तु, मिश्रित सरकार की बात या उसकी वकालत करने वाले अरस्तु, नागरिकों की भलाई को उद्देश्य, राज्य का उद्देश्य घोषित करने वाले अरस्तु, ठीक है। कुछ और भी पॉइंट है इनके जैसे कि संविधान के महत्व को समझाने का काम किसने किया, अरस्तु ने किया। 150 से अधिक राज्यों का, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इन्होंने ऐसा नहीं कि केवल अपनी बातों को रख दिया है, इन्होंने प्रॉपर एनालिसिस के बाद में अपनी बातों को रखा, तभी तो इतनी स्पष्ट बातें इनकी निकल करके आई। 150 से ज्यादा राज्यों के एक तरह से संविधानों का अध्ययन भी, तुलनात्मक अध्ययन भी करने का इन्होंने काम किया, ठीक है। कानून को सर्वोच्च मानते थे और कानूनी शासन का ये समर्थन, रूल ऑफ लॉ का भी ये समर्थन
समर्थन, एक तरफ संविधान का समर्थन कर रहे हैं और रूल ऑफ लॉ। और इसका पता है क्या मतलब होता है? इसका मतलब यह है कि जो नीतियां आपने निर्धारित कर दी हैं, अगर सरकार उसको अपनी मन मर्जी के अनुसार बदलने के लिए, बदलने में सक्षम अगर हो जाएगी, तो वो आगे चल करके निरंकुशता पर आ जाएगी। फिर एक टाइम पर ऐसा हो जाएगा कि सरकार किसी की सुनेगी ही नहीं, क्योंकि उसके पास में हर संभव परिवर्तन करने की पावर है। हर संभव परिवर्तन की पावर सरकार को ना दी जाए, इस चीज की इन्होंने वकालत करने का काम किया था। ठीक है, हर प्रकार की पावर सरकार के पास में नहीं होनी चाहिए। उसके बाद देखिए, अगला आता है अरस्तु का शिक्षा दर्शन। अरस्तु के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य सद्गुणों का विकास है। ठीक है, वर्च्यू का एक तरह से हम लोग क्या करेंगे, विकास करेंगे, है ना। दो भागों में बांटा जाएगा व्यक्ति को, और शिक्षा को दो भागों में बेसिकली इन्होंने कहा कि व्यक्तिगत शिक्षा एक होती है जो इंसान खुद से सीख रहा है, और एक होती है राज्य के द्वारा नियंत्रित शिक्षा। ठीक है, दो प्रकार की शिक्षा के बारे में इन्होंने कहा कि बच्चों को पहले अच्छे नागरिक बनना, है ना। अगर आप में एथिक्स आ गए, अगर आप में मॉरल आ गया, अगर आप में लोगों का सम्मान करना या लोगों की पहचान करना या लोगों को महत्व देना अगर आप में आ गया, अगर आप एक अच्छे नागरिकों के सारे गुणों के साथ में अगर आप शुरुआत करते हैं, तो उसके बाद में अगर आपको अच्छा व्यक्ति, पहले आपको एक देश के प्रति ईमानदार होना होगा, उसके बाद में आप एक अच्छे व्यक्ति ऑटोमेटिक बन जाएंगे, या फिर समाज का आप भला करेंगे तो एक अच्छे व्यक्ति की संज्ञा आपको दी जाएगी। तो शिक्षा का दर्शन में इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा सद्गुणों का पहले तो विकास होना चाहिए, फिर व्यक्तिगत और राज्य के द्वारा नियंत्रित जो शिक्षा प्रणाली है दो भागों में विभाजित करने की बात करेंगे। उसके बाद कहेंगे कि बच्चों को पहले आप अच्छा नागरिक बनाइए, उसके बाद में अच्छे व्यक्ति बनाइए। अब इसी तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, यही वाला स्टेटमेंट उठाया जाएगा कि बच्चों को पहले अच्छे नागरिक, बाद में फिर अच्छा व्यक्ति बनाने की सलाह किसने दी थी? ऑप्शन दे देगा, अरस्तु भी उसमें एक रहेगा। तो आपको याद रखना है, इस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद में अनुभव आधारित शिक्षण एक इंपॉर्टेंट है, इसको भी महत्व देने का काम कि भाई आप एक्सपेरिमेंट के माध्यम से सीखने की कोशिश करिए। ठीक है, गणित और तर्क को, है ना, इन्होंने शुरुआत तर्क शास्त्र के जनक भी माने गए। गणित और तर्क को शिक्षा में आधार बनाया, और ज्ञान को जो है वो सर्वोच्च वाहक माना। ठीक है, ज्ञान को इन्होंने क्या माना? सर्वोच्च वाहक माना। उन्होंने शारीरिक शिक्षा को भी महत्व दिया, और साथ साथ में संगीत को भी शिक्षा का महत्वपूर्ण भाग माना था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने शारीरिक शिक्षा, मतलब एक कहा जाता है ना कि यार एक स्वस्थ जो शरीर है उसी में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, तो उसी की एक तरह की उसी अवधारणा को इन्होंने साबित करने की कोशिश की, और उसके माध्यम से इन्होंने उसी प्रकार से विचार भी अपने रखे कि भाई शारीरिक जो शिक्षा है और संगीत को शिक्षा का महत्वपूर्ण भाग भी इन्होंने माना था। तो शारीरिक आधार पर भी आपको बलिष्ठ होना होता है अगर आप मानसिक आधार पर बलिष्ठ होना चाहते हैं। ठीक है, नैतिक और व्यवहारिक शिक्षा को अनिवार्य बताते थे और मानते थे कि शिक्षा समाज के विकास का आधार है। क्या है? शिक्षा जो है वो समाज के विकास का आधार है। विचार शिक्षा में अनुशासन और अभ्यास पर केंद्रित है। ठीक है, अभ्यास पर केंद्रित है। अरस्तु का विज्ञान प्रकृति संबंधी योगदान है ना। जीव और जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी भी है, मतलब एक तरह से जीव विज्ञान के भी जनक ये माने गए। पहली बार जीवों का इन्होंने वर्गीकरण भी करने का प्रयास किया था, और साथ साथ में ये कुछ ऐसे भी स्वतः सृजन वाले कुछ सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए भी ये जाने जाते हैं। स्पॉन्टेनियस जनरेशन जिसे कहेंगे, जो स्वतः अपने आप ही कुछ चीजों का जनरेशन होता है, उसके बारे में भी इन्होंने अपने विचार पेश किए थे। विज्ञान और प्राणी विज्ञान में इनका महत्वपूर्ण कार्य आज भी जाना जाता है, और साथ साथ में पृथ्वी को ब्रह्मांड का ये केंद्र मानते थे कि पृथ्वी केंद्र में है, बाकी सारे घूमते हैं। इसे जियोसेंट्रिक थ्योरी कही गई, हालांकि इसको बाद में आगे चल करके खंडन इसका किया गया था, लेकिन फिर भी जियोसेंट्रिक थ्योरी किसके द्वारा दी गई? अरस्तु के द्वारा। गति के सिद्धांत पर इन्होंने कार्य किया था। ल्यूनर एक्लिप्स का पहला वैज्ञानिक विश्लेषण, जो चंद्र ग्रहण होता है उसका पहला जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट या साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन जो है वो इनके द्वारा दिया जाएगा। उन्होंने समुद्र और नदियों की उत्पत्ति को समझाने का प्रयास किया, और अरस्तु ने कहा कि सभी जीवधारी एक श्रेणीबद्ध जो क्रम है उसमें होते हैं, है ना। उसके बाद में ये मानते थे कि प्रकृति में हर चीज एक निश्चित उद्देश्य के लिए, है ना, एक चीज यहाँ पर हर चीज एक निश्चित उद्देश्य के लिए होती है, ऐसा ये मानते थे। तो 50 वन लाइनर यहाँ पर हम लोगों ने देखे। अब थोड़ा
थोड़ा सा कृतियों पर चलते हैं कि इन्होंने लिखा क्या। इन्होंने 200 से अधिक, देखिए बहुत बड़े विचारक, आज भी हम लोग इनके बारे में पढ़ते हैं, आज भी एग्जामिनेशन में इनके बारे में पूछा जाता है, क्योंकि इन्होंने अध्ययन किए हैं, बहुत सारे संविधानों का अध्ययन, तुलनात्मक अध्ययन। उसके बाद में ऐसा नहीं कि केवल अध्ययन कर दिया, इन्होंने अपने विचारों को आगे बढ़ाने का भी काम किया। और एक अच्छा गुरु वही होता है ना, जो अपने विचारों को अपने शिष्यों तक पहुंचाने का काम करे। अब वो विचार जो हैं वो आगे आने वाले जो शिष्य हैं उनका और ज्यादा खंडन करेंगे, और अच्छे से वो सारे विचार निकल करके आएंगे। विवेकानंद की तो बात आपको याद ही होगी कि वाद विवाद जो है ना, वाद विवाद के माध्यम से ज्ञान का वर्धन होता है, ज्ञान हमारा बढ़ता जाता है। तो इन्होंने उसी सिलसिले में 200 से अधिक ग्रंथ लिखे थे। पहली चीज, मुख्य इनकी जो रचनाएं हैं उसमें मेटाफिजिक्स का नाम आता है, पॉलिटिक्स तो हम लोगों ने देखा ही, निकोमेन एथिक्स का नाम आता है, और पोएटिक्स, और साथ साथ में फिजिक्स का नाम भी आता है। ठीक है, तो पॉलिटिक्स भी है और पोएटिक्स भी है। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए ये भी दे देगा और ये भी दे देगा, और साथ साथ में पूछ लेगा कौन कौन सी हैं, और ए और बी वाला ऑप्शन भी दे देगा, तो आप फंस जाएंगे। ठीक है, याद रखेंगे, पॉलिटिक्स भी है और पोएटिक्स भी है। मेटाफिजिक्स में उन्होंने अस्तित्व, है ना, एक तरह से अस्तित्व हमारा किस प्रकार से है उस पर चर्चा इन्होंने कर दी। ठीक है, उसके बाद क्या किया, पोएटिक्स में उन्होंने साहित्य और काव्य शास्त्र की व्याख्या, और फिजिक्स में उन्होंने भौतिकी और के मूलभूत सिद्धांत पर चर्चा करने का काम किया। निकोमेन, अच्छा कभी कभी किताब और उसमें लिखा क्या है उससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो पोएटिक्स में साहित्य के बारे में है, फिजिक्स में मूलभूत सिद्धांत जो भौतिकी के हैं उनके बारे में है, निकोमेन एथिक्स में निकोमैक्स के नाम पर है, पूरी तरह से उनका बेटे निकोमैक्स के नाम पर यह किताब लिखी गई है। पॉलिटिक्स के आदर्श जो हैं वो हमारे पॉलिटिक्स नामक किताब में है, राज्य की अवधारणा किस तरीके की होगी वो हमारा इसमें है। रियोट्रिक में इन्होंने प्रभावी भाषण देने के सिद्धांत बताए थे कि किस तरीके से आप एक प्रभावी भाषण दे सकते हैं, क्या उसका उद्देश्य होना चाहिए, कैसे उसमें अच्छी इंप्रूवमेंट करी जा सकती है। उनकी अधिकांश जो रचनाएं हैं उनके शिष्यों ने संरक्षित करने का काम किया, और उनके विचारों को आगे ले जाने का भी काम किया गया। कई मूल रचनाएं समय के साथ में नष्ट होती जाती हैं, लेकिन अभी भी वर्तमान में इनका अपना अच्छा खासा इंपॉर्टेंस देखने को मिलता है। अब हम लोगों ने इनके कृतियों के बारे में देखा। अब देखिए प्रभाव और विरासत, मतलब इनका प्रभाव क्या रहा और साथ साथ में इनसे हमें मिला क्या। मध्ययुगीन यूरोप में एक तरह से इनके विचार बहुत ज्यादा लोकप्रिय होते हैं, है ना। राजनीतिक विचार आधुनिक लोकतंत्र को प्रभावित करने का काम भी करते हैं। आधुनिक लोकतंत्र भी कहीं ना कहीं इनके कुछ कुछ विचारों को अप्लाई करके चलने का काम करता है। विचार इस्लामी और ईसाई दर्शन पर भी गहरा प्रभाव डालते हैं। ठीक है, धार्मिक आधार पर भी इन्होंने प्रभाव डाला था। तर्कशास्त्र को यूरोप में 17वीं शताब्दी तक पढ़ाया भी जाता था, जो अरस्तु ने दिया था उस तर्कशास्त्र को यूरोप में पढ़ाया भी जाता था। तो इतने महान विचार हैं कि उनको सिलेबस में इंक्लूड कर लिया गया था यूरोप के अंदर। ठीक है, स्वर्ण मध्य की अवधारणा जो गोल्डन मीन थ्योरी है उसकी नैतिकता में महत्वपूर्ण आज भी मानी जाती है। विचारधारा जो है वो थॉमस इक्विनॉक्स, इंपॉर्टेंट नाम है ये, इन जैसे विचारकों ने, इनके दार्शनिकों ने इनके विचारों को आगे बढ़ाने का काम किया था, याद रखेंगे। ठीक है, तो अरस्तु के जो विचार हैं आगे जो है वो थॉमस इक्विनॉक्स के द्वारा आगे बढ़ाए गए थे। पुनर्जागरण काल में हम लोगों ने इससे संबंधित एक सवाल भी किया था, आपको याद होगा प्रैक्टिस सेट में ये सवाल आया था इक्विनॉक्स वाला। ठीक है, याद रखेंगे, इसी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट से अरस्तु के आपके सारे के सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए पुनर्जागरण काल में विज्ञान को बढ़ावा देने का काम ये करते हैं। राजनीतिक विचार आज भी राजनीतिक विज्ञान में पढ़ाए जाते हैं। अरस्तु के जितने भी राजनीतिक विचार हैं आज भी पढ़ाए जाते हैं। आज भी हमारे लोकतंत्र में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में अरस्तु कह करके गए थे। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है सारे, है ना। संविधान के महत्व को इन्होंने समझाया था। तो संविधान तो भारत का सबसे बड़ा संविधान है विश्व में। हम लोगों ने तो संविधान को आज भी बहुत ज्यादा महत्व दे करके रखा हुआ है। ठीक है, संविधान में परिवर्तन अभी वर्तमान में भारत में पॉसिबल नहीं होता, बहुत एक कठिन प्रक्रिया के बाद में आप संविधान में संशोधन कर पाते हैं। तो संविधान को हम लोग आज भी इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है, जीव विज्ञान पर विचारों को चार्ल्स डार्विन ने भी सहारा था, सराहा था, और साथ साथ में चार्ल्स डार्विन वही है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे ज्यादा फिट है वही सर्वाइव करेगा। उस तरह के विचारक, उस तरह के साइंटिस्ट ने भी इनके विचारों को सराहना करी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो आता है, इन्होंने इंसाइक्लोपीडिया थिंकर, है ना, इन्हें जो है बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला फैक्ट है, आपके एग्जामिनेशन में जरूर देखने को मिलेगा। कौन सा ऐसा विचारक है जिन्हें इंसाइक्लोपीडिया थिंकर कहा जाता है ना। कई विषयों पर कार्य किया, इसी वजह से अरस्तु को इंसाइक्लोपीडिया थिंकर कहा जाता है। मानव आत्मा को तर्कशील और अतार्किक भागों में विभाजित करने का काम इन्होंने किया। इनके अनुसार मित्रता तीन प्रकार की मित्रता, आप भी दोस्ती कर लेते हैं ना,
ना, दोस्ती के बारे में आपको बताएं कि भाई आप अपना परिवार डिसाइड नहीं कर सकते कि आपके भाई बहन, आपके मम्मी पापा कौन होंगे। आप अपने पड़ोसी को ज़्यादातर डिसाइड नहीं कर पाते कि आपके पड़ोसी कौन हो सकते हैं, लेकिन आप अपने दोस्तों को जरूर डिफाइन कर सकते हैं। दोस्तों को चुनना वो आपकी जिम्मेदारी है। आप ऐसे ही लोगों को चुनिए जिनके साथ में आपके गुणों का विकास हो, जिनके साथ में आपके ज्ञान का विकास हो। ऐसा नहीं हो कि भाई कुछ उनके अंदर में बुराइयां हैं, कुछ आपके अंदर में बुराइयां हैं, मिल करके आप बहुत ज्यादा बुरे हो गए। तो मित्रता के बारे में इन्होंने 3 प्रकार बताए थे। इन्होंने कहा कि आनंद पर आधारित एक मित्रता होती है, ठीक है, जहां पर आप केवल मजे लेते हैं। उसके बाद में उपयोगिता, धीरे धीरे वो आनंद आधारित जो विचार वस्तु चल रही थी, जो आपकी ज्यादातर एकेडमिक्स में जो आपकी विचारधारा है वो आनंद आधारित, आपकी जो मित्रता है वो आनंद आधारित हुआ करती है, ठीक है। लेकिन आगे चल करके जब आपको फ्यूचर सिक्योरिटी और बाकी सारी टेंशन्स आती हैं, तो वो फिर आनंद आधारित उपयोगिता को आप छोड़ करके, आनंद आधारित मित्रता को छोड़ करके आप बढ़ते हैं उपयोगिता आधारित मित्रता पर, ठीक है। धीरे धीरे आपको उसको प्रोडक्टिव बनाने का प्रयास करते हैं, फिर लास्ट में फिर हम लोग वर्च्यू पर आ जाते हैं, सद्गुण पर आ जाते हैं, और वो उसका पीक माना जाता है मित्रता के लेवल का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्लेटो का प्रभाव इस पर क्या पड़ेगा, देखिए। प्लेटो के विचार पुनः जागरण काल के में पुनः लोकप्रिय होने का कार्य अरस्तु के द्वारा किया गया। उनके विचार यहाँ पर दिख रहे थे, वो उसके पीछे अरस्तु थे, है ना। ईस्वी एक तरह से 529 ईस्वी में अकादमी उनकी जो है वो बंद कर दी जाती है। प्लेटो के फॉर्म्स के सिद्धांत का वैज्ञानिक जगत पर भी प्रभाव भी पड़ा था, ठीक है। संगीत को शिक्षा का आवश्यक भाग माना जाएगा। 5 ज्ञानेंद्रिय, है ना। देखिए प्लेटो जो है, प्लेटो ने बहुत सारे विचार दिए थे, लेकिन अरस्तु ने उन विचारों को आगे ईस्वी में बढ़ाने का काम किया, जो कि बहुत ज्यादा, है ना, ईस्वी पूर्व में इन्होंने बढ़ाने का काम किया, जो कि बहुत ज्यादा एक तरह से सराहनीय माना गया। भाषा और विचार, लैंग्वेज और थॉट को परस्पर संबंध मानने का काम किया। अरस्तु के ने शासन के पतन के कारणों का अध्ययन भी करने की कोशिश की। अराजकता किसी भी समाज के लिए खतरनाक होती है, ऐसा विचार अरस्तु का था। तो ये अराजकतावादी बिल्कुल भी नहीं थे, ठीक है। यथार्थवादी विचारक हैं। धर्म और नैतिकता को अलग परिभाषित करने का काम अरस्तु ने कला और जीवन की नकल, कला को जीवन की नकल माना। इमिटेशन ऑफ लाइफ इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कला को इन्होंने क्या माना था, जीवन की नकल कह करके संबोधित किया। राज्य की एक भौतिक संस्था, राज्य को एक भौतिक संस्था, नैतिक संस्था मानते थे। बेसिकली ये एक एथिकल एक तरह से इंस्टीट्यूट है, इस तरह की संज्ञा इन्होंने दी। स्त्रियों की भूमिका को सीमित रूप से परिभाषित किया, जिसकी वजह से इनकी आलोचना हुई। स्त्रियों को उतना ज्यादा महत्व इन्होंने नहीं दिया था, ये बिल्कुल सच बात है, जिसकी वजह से इनकी आलोचना भी होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट हमारा आता है, उनके अनुसार जो मिडिल क्लास है, उस सबसे स्थिर शासन व्यवस्था किसके पास में, मिडिल क्लास, है ना। क्रूर और विलासी जीवन को अस्वीकार करके संयम को प्राथमिकता, है ना। इन्होंने जो है वो संयम, पेशेंस को इन्होंने प्राथमिकता देने की बात की। अच्छी आदत और अच्छे नागरिकों पर इन्होंने फोकस किया, याद है ना। अच्छे नागरिक पहले आप बने, उसके बाद में आप एक अच्छे व्यक्ति बने, ठीक है। पहले आपको राज्य के प्रति ईमानदार होना होगा, उसके बाद में आप समाज के प्रति ईमानदार बने। प्राकृतिक न्याय हर समाज में मौजूद होता है, ये मानते थे, इस तरह की विचारधारा इनकी थी। श्रम विभाजन की अवधारणा को विकसित करने का काम ये करेंगे, और सुख को जीवन का परम उद्देश्य भी मानने का ये काम करेंगे, ठीक है। पहली बार गौरैया चमगादड़ में अंतर को पहचानने और वर्गीकरण, वही शुरुआत है कि पक्षियों का वर्गीकरण और पशुओं का वर्गीकरण करने से संबंधित भी इन्होंने बहुत सारे कार्य किए थे, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। मानव समाज को जैविक दृष्टिकोण से जोड़ने का काम किया, और अंत में अगर हम लोग देखें तो गोल्डन मीन थ्योरी के तहत में चरित्र की उत्कृष्टता, है ना, मतलब वर्च्यू ऑफ द कैरेक्टर है, उसको परिभाषित, उसकी अवधारणा दी। लोकतंत्र तब तक अच्छा है जब तक वो अराजकता में ना बदल जाए, और लोकतंत्र को इन्होंने क्या संज्ञा दी, भीड़ तंत्र की संज्ञा दी, क्योंकि वहां पर सर की गिनती होती है। सर के अंदर क्या है, हर एक व्यक्ति का एक वोट है, और हर एक व्यक्ति वहां पर सरकार बदलने की क्षमता रखता है, इस वजह से इसे इन्होंने भीड़ तंत्र कहा। कार्य कारण संबंध, कॉज एंड इफेक्ट की व्याख्या करने का काम, अनुशासन और नैतिकता को नागरिकता की नींव बताने का काम, साथ साथ में आर्थिक समानता को समाज में इस अस्थिरता का कारण, है ना, जो आर्थिक रूप से असमान है हम लोग, इसी वजह से हमारा जो समाज है वो पूरी तरह से अस्थिर है, ये आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है। एक और यहाँ पर जो कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट बचे, जैसे कि अच्छा शासक वही होगा जो समानता और न्याय को महत्व देगा, और लोकतंत्र तभी तक अच्छा है जब वहां पर अराजकता नहीं है। जैसे ही अराजकता
अराजकता आएगी, असमानता आ जाएगी, अन्याय हो जाएगा। इस वजह से इन्होंने उसको लोकतंत्र को भीड़तंत्र की संज्ञा दी। लोकतंत्र और कुलीन तंत्र के मिश्रण से सबसे अच्छी सरकार बनेगी। कुछ लोगों का कुलीन तंत्र वहां पर और लोकतंत्र उनका मिश्रण, अगर मिश्रित सरकार की ये बात करते हैं, उसकी वकालत करते हैं। काव्य शास्त्र जो इन्होंने पोएटिक्स में लिखा, कथानक जो प्लॉट के नाटक का सबसे महत्वपूर्ण तत्व इन्होंने बताया था। एक तरह से मजबूत कानून है ना, मजबूत कानून कमजोर शासक से बेहतर होता है। कानून अगर आपका मजबूत है, आपका राज्य अच्छा चलता रहेगा। शासक अगर थोड़ा बहुत कमजोर भी है, तब भी आपका राज्य चलेगा, लेकिन कानून आपका मजबूत होना चाहिए। शिक्षा एक मजबूत समाज की, शिक्षा को तो इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा दी गई कि ये एक मजबूत समाज की रीढ़ के रूप में प्रतिस्थापित करी गई। ठीक है, शिक्षा को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पर दी गई। तो ये आज का हमारा एक तरह से यहाँ पर आपके लिए एक प्रेजेंटेशन, जिसके माध्यम से हम लोगों ने अरस्तु से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते थे, हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो आप पाना चाहते हैं, आपको अगर रिक्वायरमेंट है, तो अब आप लोगों की रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जाएगा। आपको ये डेली कैप्सूल्स मिलेंगी और डेली कैप्सूल्स में आप लोगों को एक विचारक, कभी एक ऑर्गेनाइजेशन, कभी इसी प्रकार के अलग अलग विषय वस्तु पर हम लोग चर्चा करेंगे साथ में मिलकर के। कहीं पर भी अगर कोई भी डाउट आया हो किसी भी पॉइंट में, आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इस कंप्लीट वीडियो का आपको जो पीडीएफ है वो आपको सिलेक्शन गाइडर एप्लीकेशन पर मिल जाएगा और वहां पर हम लोग देखिए जुड़ करके साथ में मात्र 300 से भी कम रुपए में हम लोग पीजीटी प्रवक्ता भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। तो अच्छा मौका है, कंप्लीट कोर्स को बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में आप कवर करिए हमारे साथ जुड़ करके सिलेक्शन गाइडर पर। नमस्कार।